अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड डूइंग फाइन गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? सेट हैं? हम लोगों के पास फैब मार्च 2026 का पेपर अवेलेबल हो गया था, तो हम फैब मार्च 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और ये भी आपको एक गाइडलाइन दे देगा कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल वगैरह क्या है। तो आज का डेट है 19th ऑफ अप्रैल एंड इट्स 2026। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पेपर। होपफुली मेजॉरिटी लोगों ने पहले से सॉल्व कर लिया होगा। पहले से पेपर सॉल्व कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि फैब मार्च के पेपर्स ईजियर हों। फैब मार्च जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर होता है। और शुरू में तो फैब मार्च के पेपर्स नॉर्मली मई जून से थोड़े से रिलेटिवली मुझे लगता था डिफ़िकल्ट ही हैं। स्टूडेंट फीडबैक के मुताबिक आई फील लाइक दैट कि ये ईजियर है। ये मुश्किल है, लेकिन लेट्स सी ये पेपर कैसे होता है। तो हम इस पेपर के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में कंपनी एंड सिंगल एंट्री इन दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कंपनी सिंगल एंट्री दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से किए हुए होने चाहिए, यानी कोई भी लैकिंग नहीं रहनी चाहिए। सिंगल एंट्री में एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कंपनी अकाउंट्स में एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो मेक श्योर कि यू डू एवरीथिंग इन अ करेक्ट मैनर। स्टार्ट करेंगे गाइस। Sam owns a retail business. He does not maintain accounting records. Full accounting records maintain नहीं करता। इसका मतलब सिंगल एंट्री बेसिस पे उसने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं। ऑल सेल्स आर मेड फॉर कैश बेसिस। सारी सेल्स कैश बेसिस पर हैं। इसका मतलब हमारे बिजनेस के अंदर कोई ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं होंगे। When all sales are made for cash, there are no trade receivables. कोई भी ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है बिजनेस के अंदर, तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। परचेजेस ऑफ गुड्स ऑफ रीसेल इज मेड इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब परचेजेस हम कैश में भी कर रहे हैं, क्रेडिट पर भी कर रहे हैं। कैश परचेजेस भी हैं, क्रेडिट परचेजेस भी हैं। इसका मतलब ट्रेड पेबल्स एग्जिस्ट करेंगे। On 1st January 2025, business assets and liabilities included the following. लोन है जो कि 2028 में वापस करना है। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 2025 की कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स की कैरिंग वैल्यू दी हुई है। कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू इज गिवन। इन्वेंट्री दी हुई है ओपनिंग, जो कि ऑब्वियसली हमारा एसेट है। अदर पेबल्स का मतलब ओइंग है। जर्नल एक्सपेंसेस आर ओइंग, ये भी एक लाइबिलिटी है। रेंट रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल्स में रेंट दिया हुआ है, तो सर अदर रिसीवेबल्स में अगर रेंट है तो रेंट इज प्रीपेड। प्रीपेड इज अवर करंट एसेट। ट्रेड पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी। द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट, ये सारा डेटा हमने कैश बुक से एक्सट्रैक्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं करते। तो हमने बैंक का लेजर अकाउंट भी नहीं बनाया। हमने ये डेटा कहां से एक्सट्रैक्ट किया है? बैंक स्टेटमेंट पर। दैट मींस द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस बाय द बैंक। ये इंफॉर्मेशन बैंक ने हमें प्रोवाइड की है। रिसीट्स के अंदर कैश टेकिंग्स, कैश टेकिंग्स का मतलब होता है कैश सेल्स। हमने कैश सेल्स बैंक में डिपॉजिट की है। हम कोई कैश का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, कैश का कोई बैलेंस नहीं है। अगर होता तो हमें कैश का अकाउंट बनाना पड़ता और ये एंट्री बनती कैश क्रेडिट बैंक डेबिट। जी मनाइल, मैं हर क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ बेटा। रिकॉर्डिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इफ आई एम डूइंग समथिंग न्यू आई ऑलवेज सेंड द रिकॉर्डिंग्स। उसके बाद हमने एक इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ किया है। नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ किया है। उसको बेचने पर गेन एंड लॉस है वो देखना पड़ेगा हमें। बट वी हैव डिस्पोज ऑफ अ नॉन करंट एसेट।
पेमेंट्स के अंदर हमने इक्विपमेंट खरीदा है, एडिशनल इक्विपमेंट परचेज किया है, दिस इज अवर नॉन करंट एसेट। इंटरेस्ट पे किया है। सर साल के शुरू में हमारे पास जो लोन दिया हुआ था वो 8400 का था। अगर हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें विच इज 10%, तो 8400 का 10% बनना चाहिए 840। लेकिन जो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है वो कितना गिवन है सर? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इज 630। इसका मतलब 840 में से 630 का इंटरेस्ट पे हो चुका है और बाकी ओइंग है। कितना ओइंग है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 840 माइनस 630, दैट मीन्स 210 का इंटरेस्ट ओइंग है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ड्स को हम अपनी परचेजेस में ऐड करते हैं। ड्राइंग्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, ट्रेड पेबल्स की पेमेंट्स भी दी हुई हैं। लिखा हुआ है देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 630 फॉर पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। क्या होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स? याद है? बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर अनप्रेजेंटेड चेक्स? व्हाट आर अनप्रेजेंटेड चेक्स गाइस? हैवंट बीन डिडक्टेड का क्या मतलब है? अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब होता है चेक्स इशूड बाय बिजनेस बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दैट मींस बैंक स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। व्हाट आर अनप्रेजेंटेड चेक्स? Unpresented checks means checks issued by business for payment but not yet presented in bank. These amount are not included on bank statement. अनप्रेजेंटेड चेक्स बैंक स्टेटमेंट पर इंक्लूडेड नहीं होते। इसका मतलब ये जो ट्रेड पेबल्स की पेमेंट दी हुई है 680 की, इसके अंदर ये जो पेमेंट बैंक में दी हुई है 35724, इसमें 680 का अमाउंट शामिल नहीं है। हमारी पेमेंट्स का फिगर सही नहीं है। हमें पेमेंट्स के फिगर को मॉडिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है, क्योंकि इस पेमेंट्स में 680 का अमाउंट अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमने कैश बुक से ली होती तो कैश बुक में ये अमाउंट रिकॉर्डेड होता। बैंक स्टेटमेंट पर ये अमाउंट रिकॉर्डेड नहीं है। 35724 प्लस 680, दैट मेक्स 36404। पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स वर मेड आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 390। कैश डिस्काउंट का मतलब दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड। यस बिल्कुल। चेक्स वाज नॉट प्रेजेंटेड बाय द बैंक, नॉट बाय आवर कस्टमर, नॉट बाय आवर सप्लायर। कस्टमर को नहीं देते हम चेक, कस्टमर तो हमें देता है चेक, हम अपने सप्लायर को चेक्स देते हैं। दीज आर द चेक्स इशूड टू सप्लायर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड, नॉट येट डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक। तो जब आप यहाँ की पेमेंट्स में इंक्लूड करोगे तो जो टोटल आउटफ्लोज दिए हुए हैं 67372, ये भी 680 से बढ़ जाएगा। उसके बाद एग्जामिनर ने कहा है कैश टेकिंग्स वर बैंक्ड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग पेमेंट्स। अगर हम कैश की बात करें तो कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, क्या एंट्री बनी? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। कितना कैश बैंक में डिपॉजिट किया है? 79320। उसके अलावा हमने कैश में ड्रॉइंग्स ली हैं।
ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट 2850। परचेजेस की हैं, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, हाउ मच? 3172। वेजेस हमने पे की हैं कैश से, विच इज 13860। और क्लोजिंग बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं दिसंबर 2015 में, और क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर भी एग्जामिनर ने बताया कि कोई कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, कैश का कोई क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है। तो ये सारा कैश जो हमने पे किया है, बैंक में डिपॉजिट किया, ड्रॉइंग्स ली, परचेजेस की, वेजेस दी, ये सारा कैश हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है, कहाँ से रिसीव हुआ है? ऑल दिस कैश इज रिसीव फ्रॉम वेयर? कैश सेल्स। तो कितना कैश रिसीव हुआ है? 79320 प्लस 2850 प्लस 3172 प्लस 13860, दिस इज 99202। 99202 इज द वैल्यू ऑफ अवर कैश सेल्स। और हमारी सारी सेल्स हैं ही कैश पर। परचेजेस के लिए हमें ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो परचेजेस की रिक्वायरमेंट भी पहले यही है, टोटल परचेजेस निकालो। उसके लिए पहले हम ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें क्रेडिट परचेजेस मिल जाएं। और क्योंकि ये रफ अकाउंट है तो इसमें डेट्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। ट्रेड पेबल्स का हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। The value of closing trade payables are 5520। हमने ट्रेड पेबल्स को बैंक से पेमेंट्स की हैं। कितना अमाउंट बैंक से हमने पे किया है ट्रेड पेबल्स को? The amount which we have paid to our trade payables is 36404। बैंक क्रेडिट, ट्रेड पेबल्स डेबिट। ट्रेड पेबल्स को हमने पेमेंट की है, उससे हमें डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है। And the value of discount received is 390। So we have got the payments, we have discount received, we have closing balance, opening balance भी given था trade payables का, that was 4914। कंट्रोल अकाउंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके now we can calculate the value of credit purchases। हम क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 36404 plus 390 plus 5520, this is 42। कैरेज इनवर्ड्स हमदान परचेजेस में ऐड होता है व्हेन प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। कैरेज इनवर्ड्स कभी भी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं आता। उसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त जरूर ऐड करते हैं, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिट परचेजेस आ गई 37,400 की। टोटल परचेजेस फाइंड आउट कर लेंगे। क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट है 37,400 प्लस कैश परचेजेस हमें अलग से दी हुई हैं, हमने कैश से पेमेंट की थी परचेजेस के लिए, विच इज 3172। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तब आपको कैरेज इनवर्ड्स ऐड करना होगा। परचेजेस की कैलकुलेशन के अंदर इनकम स्टेटमेंट में हम कैरेज को ऐड करते हैं, परचेजेस की कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होता कैरेज। Done, kids, we have got the value of purchases, which is 40572।
उसके बाद हमें फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 19,500। तो हम यहाँ पे फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का नेट बुक वैल्यू अकाउंट बना लेते हैं, राइट। और उससे रीवैल्यूएशन टेक्निक, रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन से हम डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। आप स्टेटमेंट में भी प्लस माइनस करके कर सकते हो, आप लेजर अकाउंट भी बना सकते हो। इक्विपमेंट की बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू थी 20,800। क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है इक्विपमेंट की विच इज 19,500। हमने इक्विपमेंट में एडिशंस भी की हैं। एडिशंस का मतलब हमने न्यू इक्विपमेंट भी परचेज किए हैं 3,200 के। बैंक क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट, डिस्पोजल्स भी हैं। एग्जामिनर ने कहा कि जो इक्विपमेंट हमने बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू 800 थी, तो डिस्पोजल नेट बुक वैल्यू पर आएगा। हालांकि हमने इक्विपमेंट बेचा कितने का है, 945 का, नेट बुक वैल्यू 800 थी। 145 का गेन ऑन डिस्पोजल है, लेकिन जो नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बना रहे हैं उसमें डिस्पोजल भी नेट बुक वैल्यू पर ही अकाउंट फॉर करनी है। तो वी हैव गॉट द ओपनिंग बैलेंस, वी हैव गॉट द एडिशंस, वी हैव गॉट द क्लोजिंग बैलेंस, we have disposals, and now we can calculate the value of depreciation. 20,800 plus 3,200, 24,000 minus 19,500 minus 800. That means the value of depreciation comes to 3,700. Calculations check करते रहा करें guys। फिर लिखा हुआ है कि रेंट ओइंग है 510 का। तो क्लोजिंग ओइंग को हम अपने एक्सपेंसेस के अंदर ऐड करते हैं। जाकर देखते हैं कि रेंट का अमाउंट कितना है। जी अफनान चेक कर लीजिएगा, नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनाया है, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आ गई। जिन बिजनेसेस में प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता वहां पर हम एसेट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दैट इज रीवैल्यूएशन मेथड के जरिए डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू हमें पता है, क्लोजिंग वैल्यू पता है, एडिशंस पता है, डिस्पोजल्स पता है। डिफरेंस से हमने कैलकुलेट कर लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन। हम डेप्रीसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेंट के अंदर, ठीक है, और ये कोई पुराना नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। रेंट की एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग। कितना अमाउंट का हमने रेंट पे किया है सर? इस दफा जो हमने रेंट पे किया है वो 8,380 का है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में रेंट प्रीपेड था। ओपनिंग प्रीपेड को हम अपने एक्सपेंसेस के अंदर ऐड करते हैं। क्लोजिंग ओइंग को भी हम अपने एक्सपेंसेस के अंदर ऐड करते हैं विच इज 510। ये डायरेक्ट तरीका है। ओपनिंग प्रीपेड ऐड कर लो, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस करते हैं, ओपनिंग ओइंग को माइनस करते हैं और क्लोजिंग ओइंग को ऐड करते हैं। दिस इज डायरेक्ट जुगाड़ू तरीका टू कैलकुलेट दिस फिगर विच इज 9210। और हम इसके बजाय लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी एक्सपेंस का अगर आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो याद रखना, एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो ओपनिंग बैलेंस,
जी अमीन, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, हम उसकी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। हमने देख लिया है कि 8,400 का लोन है, लोन वापस भी नहीं किया गया, तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा 10%, 840, जिसमें से हमने पे किया हुआ है 630 और बाकी 210 ओइंग है। तो हमें पूरा 840 एक्सपेंस में चार्ज करना है। प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस आता है हमेशा डेबिट साइड पर, क्योंकि वो एसेट है, और प्रीपेड का क्लोजिंग उसकी ऑपोजिट साइड पर आता है। हमारे केस में प्रीपेड का ओपनिंग वॉज 320, प्रीपेड का कोई क्लोजिंग नहीं है। ओइंग का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, ओपनिंग में कोई ओइंग नहीं था, लेकिन क्लोजिंग के अंदर ओइंग दिया हुआ है, वो 510 है। हमने रेंट पे किया है बैंक से 8380, और एक्सपेंस की कबर फाइनली जाकर हम कहाँ खोद देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बैलेंसिंग फिगर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट एज एन एक्सपेंस चार्ज होगा। तो लेजर भी आना चाहिए, डायरेक्ट टेक्निक भी आनी चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, दोनों तरीके हैं एक्सपेंस का फिगर कैलकुलेट करने के। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग गाइस? तो रेंट की एडजस्टमेंट भी हम कर चुके हैं। उसके बाद बोला हुआ है जर्नल एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं, प्रीपेड का क्लोजिंग माइनस कर दिया जाता है। यहां हम जर्नल एक्सपेंस का अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सर जर्नल एक्सपेंस के लिए हमने पेमेंट कितनी की है? व्हाट इज द अमाउंट वी हैव पेड फॉर जर्नल एक्सपेंसेस? इट्स 4410। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस ओइंग थे, ओपनिंग ओइंग को हम माइनस करते हैं, माइनस कर दिया। क्लोजिंग प्रीपेड को भी हम माइनस करते हैं, तो 770 भी माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 4410 माइनस 183 माइनस 770, दैट इज 3457। ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस हम एडजस्ट कर चुके हैं, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमें दी हुई है। तो हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं गाइस, वी हैव एवरीथिंग विद अस, वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम हुसैन का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। रेवेन्यू का फिगर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एंड द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू इज 99202। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी हम लोगों को 8792। परचेजेस की टोटल वैल्यू निकाल चुके हैं 40572। टू से बहुत मोहब्बत है, हर फिगर के एंड में टू टू टू। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स को हम परचेजेस से ऐड करते हैं, दैट इज 148। कोई रिटर्न्स वगैरह नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है 11434। तो निकाल लें गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स? सर सॉल्व ही नहीं किया होगा, बोला था पहले से सॉल्व करो, किया ही नहीं है सर। आपके ही आसरे पे बैठे रहते हैं, आप कराते हैं तो कर लेते हैं, खुद से सर हिम्मत ही नहीं होती है करने की। तो भाई कब तक हमारी छत्र छाया में करते रहोगे काम? एग्जाम्स करीब हैं, अब आपने जो करना है खुद ही करना है। 60944। उसके बाद हमें गेन ऑन डिस्पोजल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, गेन ऑन डिस्पोजल है हमारा। सर हमने
145 का गेन ऑन डिस्पोजल है, एंड वी हैव डिस्काउंट रिसीव ऑफ 390 एंड 145। तो अदर इनकम एंड गेन्स आ गया है, 145 प्लस 390 इज 535। 535 के अंदर हम ऐड कर देंगे 60944, दिस इज 61479। जी बसी करते रहो बेटा। उसके बाद लोन इंटरेस्ट है सर। लोन इंटरेस्ट के अंदर हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, अमीन ने हमें बताया भी था, हम पहले से एडजस्ट कर चुके थे। 630 प्लस 120, टोटल इज 840। जर्नल एक्सपेंसेस की वर्किंग हम कर चुके हैं सर। जर्नल एक्सपेंसेस की वर्किंग की हुई है 3457, एंड वी हैव 9210 का रेंट। उसने कहा है कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में प्रॉब्लम है, जरा चेक कर लें कॉस्ट ऑफ सेल्स को गाइस। 89724057 प्लस 148 माइनस 11434, 38258। अलीजे जरा चेक कर लो। सर 8972 आपने लिख दिया है, ट्रांसपोजिशन एरर कर रहे हो। इट्स 8792 प्लस 40572 प्लस 148 माइनस 11434, 38078। थैंक यू वसी, थैंक यू अलीजे। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, कि लिखा हुआ 8792 है और कैलकुलेटर पे 8972 लिख दिया है। जी मार्क कट होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत आएगा, लेकिन फिर ओन फिगर का मार्क मिल जाता है। दिस इज गोइंग टू बी। जी बेटा मैं ही पूरा पेपर करवाऊंगा, कोई शक है आपको? और मैंने आपसे कहा था कि पहले से करके आए, हारून कर लिया था आपने पहले से पेपर। लोन की वर्किंग तो सही है, 8400 का लोन था, और उसके ऊपर हम लोगों ने 630 का इंटरेस्ट पे कर दिया था, और 210 का ओइंग था। नॉट 120, इट इज 210। ट्रांसपोजिशन एरर। अमाउंट सही है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 8400 के लोन पर 10% इंटरेस्ट है, 840। वेजेस के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वेजेस हमने कैश से पे किए, मिस नहीं कीजिएगा। 1813,860। डिप्रिसिएशन की वर्किंग हम कर चुके हैं। अब डिप्रिसिएशन की वर्किंग हमने कर ली है, दैट इज 3700। जर्नल एक्सपेंस की वर्किंग ये मैंने की हुई है, हमने जो पे किया है जर्नल एक्सपेंस वो 4410 पे किया है। और अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे आपको जर्नल एक्सपेंस का लेजर अकाउंट भी बना के बता देता हूँ।
बिल्कुल सामने जैसे हमने अकाउंट बनाया हुआ है बिल्कुल वैसे ही जर्नल एक्सपेंस का लेजर अकाउंट बनेगा। प्रीपेड का ओपनिंग नहीं है, प्रीपेड का क्लोजिंग जरूर है, which is 770 is journal expenses prepaid। ओइंग का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर, एंड ओइंग का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है जर्नल एक्सपेंसेस का, इट्स 183। क्लोजिंग ओइंग नहीं है। बैंक से हमने जर्नल एक्सपेंसेस पे किए हैं 4410, एंड जर्नल एक्सपेंस की कबर हम फाइनली कहाँ जाकर खोदते हैं गाइस? दे आर ट्रांसफर्ड टू वेयर? प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4410 माइनस 183 माइनस 770, दैट इज 3457। जी, क्योंकि इंटरेस्ट पेबल के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा ना इंटरेस्ट को देखकर ही कि यार इंटरेस्ट सारे पूरे साल लोन का अमाउंट सेम है। अगर पूरे साल लोन का अमाउंट सेम है इसका मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना है हमें, और हमने इतना पे किया हुआ है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने चेक कर लिया 302 255 9302 चेक कर लिया कि जर्नल एक्सपेंसेस 3457 आ रहा है। 'डिप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट की हुई है, दैट इज 3700। दैट्स इट, सारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं। टोटल कर लें, चेक कर लीजिएगा, नथिंग वी आर मिसिंग आउट। 840 प्लस 3457 प्लस 9210 प्लस 13860 प्लस 3700, दिस इज 31067। 61659 माइनस आंसर 30592 का प्रॉफिट है। किस किस ने पहले से किया था और किस किस का प्रॉफिट ठीक आया है? बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आया है। इज देयर एनी वन? किया था किसने पहले से सॉल्व? एंड हु गॉट द करेक्ट आंसर? हारून कर लिया था बेटा, यही आया था आंसर। प्रॉफिट इज रॉन्ग, क्या गलती हुई थी? डेप्रिसिएशन की तो आसान वर्किंग है। लीजिए, डेप्रिसिएशन की गलती नहीं करो बच्चा, ठीक है? डेप्रिसिएशन का जरूरी नहीं अकाउंट बनाए, प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। अब देखो गाइस, इसने हमें कहा है कि वर्किंग्स दिखाओ यहाँ पर। अब अगर आपने प्रीवियस, या तो यही वाली जगह पे सारी वर्किंग्स कर लो पहले से। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी वो कह रहा है कि यही कैलकुलेट कर लो। इसका मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट के फेस पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का ब्रेकअप दिखाने की जरूरत नहीं है। राइट? हमने तो यहीं वर्किंग दिखा दी है, आपको पीछे दिखानी थी वर्किंग। राइट? तो चेक कर लीजिएगा। वैसे तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं हर चीज, लेकिन अब ऑन द फेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट आपको शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग आपसे यहीं करवा रहा है।
अब अगर रेवेन्यू का आपने कैलकुलेट कर लिया है पीछे, तो आप यहां लिख दीजिएगा फाइनल आंसर 99202। क्योंकि आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द एग्जामिनर इन ओमान, तो वो उसने मुझे कहा था कि अब हम जो चेकिंग करते हैं बच्चों की, इस जगह की वर्किंग की चेकिंग करते हैं। तो मैंने उससे यही कहा था कि माई प्रैक्टिस एंड ऑब्वियसली विद टीचर प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द स्टूडेंट्स, तो हम ड्यूरिंग द पेपर में ही वर्किंग, उसने कहा हम उसको भी कंसिडर करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बात मेरे दिमाग में हमेशा आ जाती है कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एग्जामिनर हो सिर्फ यहीं से वर्किंग देख ले। तो क्या है रेवेन्यू 99202? कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग भी आपने यहाँ दिखानी है। ओपनिंग इन्वेंट्री, अच्छा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री 8792 40572 148 माइनस 11434। डिप्रिसिएशन की वर्किंग हम कर चुके हैं। 20,800 ओपनिंग बैलेंस था। 3200। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप लिख भी दीजिएगा सी वर्किंग ऑन, पेज नंबर लिखा हुआ होगा कि कौन से पेज पे आपने डिप्रिसिएशन की वर्किंग की है। डिप्रिसिएशन की वर्किंग हमने की है पेज 3 पर, और बाकी वर्किंग्स हमने की हैं पेज 2 पर। तो 14 मार्क्स का इनकम स्टेटमेंट है गाइस। 14 मार्क्स के बाद थियोरेटिकल क्वेश्चंस पर आ गया। एग्जामिनर कह रहा है विथ रेफरेंस टू रेलेवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हाउ ड्राइंग्स आर ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Drawings are not recorded as an expense because drawings are owner's personal expense or owner's personal amount withdrawn from the business, and it is a business entity concept because owner and the business are the two separate entities. So as per business entity concept, owner and business are separate entities. Therefore, drawings are adjusted in capital and are not shown as an expense. बहुत है, 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखने का ही। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 reasons why Hussam may have chosen not to maintain full accounting records. हुसाम सिंगल एंट्री पे अकाउंट्स बना रहा है, क्यों नहीं किया होगा? टाइम नहीं है सर, पैसे बचा रहा है। आप लोगों की इतना नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग की, अंडरस्टैंडिंग नहीं है अकाउंटिंग की।
मीन का पॉइंट भी लिख देते हैं। वो पहला पॉइंट है। इब्राहिम फराज टैक्स एवेजन, जब टैक्स वाले आएंगे तो अपनी अकाउंटिंग खुद ही कर लेंगे, उससे मसला नहीं है। आप अकाउंट्स नहीं बनाओ, टैक्स से नहीं बच सकते। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें एग्जामिनर ने कहा है हुसाम हैज नाउ डिसाइडेड ही विल मेंटेन मोर डिटेल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ही इज कंसिडरिंग यूजिंग अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यूज करना चाहता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हमारा एक जनरलाइज थ्योरेटिकल टॉपिक है, राइट। और उसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोगों की थ्योरी बुक में भी उससे रिलेटेड सारा डेटा दिया हुआ है, उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। यहाँ आपने एडवाइस करना है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने कोशिश करनी है कि 3 एडवांटेजेस लिखे हैं, मैंने यहाँ पे 4 बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। फिर डिसएडवांटेजेस पे आना है, आपने 3 डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं, और फाइनली फिर एक पॉइंट आपने अपने कंक्लूजन में भी इस्तेमाल करना है। जी, हैक और वायरस भी हो सकता है। जैसे मैंने पॉइंटर में लिखा हुआ है वो सिर्फ आप लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। मेक पैराग्राफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ में मैं नहीं लिख पाता हूँ, एक ही पॉइंट्स को एक ही पैराग्राफ बनाकर इसी को पॉइंट्स में लिख दें, सारे यही पॉइंट लिख दें, एंड ऑल्सो करके, हाउ एवर करके, लिंक बनाकर इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। रिलेटिवली मुझे लगा छोटा क्वेश्चन है, 40 मार्क्स में हमने इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी डिस्कशन के साथ कर भी लिया है। और हालांकि पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं भी करवाता हूँ तो 1 घंटे से ऊपर भी टाइम निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिप्रिसिएशन आ गया। A business has a year end of December. On 1st January 2025, the business owned 3 vehicles, and the name of these 3 vehicles are A, B, and C. Vehicles are depreciated 20% straight line method. The policy is on a month by month basis in the year of purchase, but none in year of sale. मंथली है, जिस साल खरीदेंगे उस साल मंथली है, जिस साल बेचेंगे उस साल कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, राइट। एग्जामिनर ने कहा है कैलकुलेट द टोटल कैरिंग वैल्यू ऑफ व्हीकल्स। कैरिंग वैल्यू का मतलब नेट बुक वैल्यू। ए, कब खरीदी थी? 2003 में। तो पहली डेप्रीसिएशन हमने चार्ज की होगी 2023 में, फिर हमने की होगी 2024 में, और हमें 1 जनवरी की ओपनिंग वैल्यू निकालनी है एट स्टार्ट। 30,000 पे 20%, 6,000, दूसरे साल भी 6,000। नेट बुक वैल्यू आ गई 18,000। व्हीकल बी है
2024 जुलाई में हमने लिया है। इसको तो हमने पूरा 2023 प्लस 2024 यूज किया है। इसे हमने 2024 में सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया है। तो 6 मंथ्स की डेप्रीसिएशन आ जाएगी 24,000 पे 20% इंटू 6/12, 2400। तो नेट बुक वैल्यू इज गोइंग टू बी 21,600। अच्छा, ये डेप्रीसिएशन सिर्फ 2024 की है। व्हीकल सी, कितनी कॉस्ट है? 2024 में लिया है 33,000 का, अगस्त में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने यूज किया है। थ्री जीरो टू फाइव जीरो। टोटल निकालना है कैरिंग वैल्यू। तो टोटल इज 18,000 प्लस 21,600 प्लस आंसर 69850। 4 मार्क्स मिल गए हमें इसके। यानी कितना ही कोई आसान बनाया है क्वेश्चन यार। On 1st September 2025, vehicle D costing 35,000 was acquired. Vehicle A was given in part exchange and the balance was settled by bank transfer of 18,200. तो 35,000 का एसेट है, ये खरीदा हमने। इसमें से हमने बैंक से कितनी पेमेंट की है? तो बाकी हमें एक्सचेंज अलाउंस मिला है पुराने एसेट देने पर। 35,000 माइनस 18,200। वहीकल अकाउंट बनाना है हमें। और कौन सी वहीकल हमने दे दी है? वहीकल ए। ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, याद रखना। इसमें हर चीज एसेट अकाउंट में कॉस्ट पर आती है। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं दैट इज फॉर 2025, 1 जनवरी। बैलेंस ब्रॉट डाउन। कॉस्ट का टोटल कितना था? व्हाट इज द टोटल ऑफ द कॉस्ट? सर, कॉस्ट का टोटल कितना है? हमारे पास 3 व्हीकल्स थी। वी हैड 3 व्हीकल्स विद अस। 30, 24 and 33, the cost total was 87,000। सिर्फ कॉस्ट की बात हो रही है। 1 सितंबर को हमने वहीकल ए बेच दी। डिस्पोजल में चली जाएगी वहीकल ए। और वहीकल ए की यहां पर कॉस्ट आएगी। कॉस्ट, हर चीज यहां कॉस्ट पर है। जो वहीकल ए हमने बेची वो 30,000 कॉस्ट की थी। डेबिट साइड पर एडिशंस आएंगे।
लेकिन एडिशंस को आप ब्रेक डाउन करके लिखोगे डायरेक्ट, अगर आपने एडिशंस के नाम से 35,000 लिख दिया, आंसर आपका ठीक होगा, लेकिन आपके 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 4 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ये चीज याद रखिएगा। बैंक से कितना पे किया है? 18,200। और बाकी डिस्पोजल से एडजस्ट हुआ है, जो एसेट हमने बेचा है उस पर हमें एक्सचेंज अलाउंस मिला है। कितना एक्सचेंज अलाउंस मिला है? 16,800 का। अब बच्चे क्या करते हैं, इस दोनों को कंबाइन करके बैंक से लिख देते हैं। नहीं, बैंक से पूरा अमाउंट नहीं पे किया, दोनों को अवॉइड करते हैं, पूरा 35,000 लिख देते हैं। नहीं, ब्रेकअप दिखाएं। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। 31 दिसंबर, balance CD is 87,000 plus 18,200 plus 16,800. This is 122,000 minus 30,000, 92,000 क्लोजिंग है। और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर 2026 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ब्रेकअप जरूर दिखाएं, वरना फिर बहुत मसले होंगे। ठीक है गाइस, 4 नंबर पूरे लेने हैं। इस 4 नंबर में 2 नंबर मिस कर दिए, 3 ले लिए, फायदा नहीं है, फ्री नंबर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्पोजल बोला हुआ है यार, ये कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 मार्क की रिक्वायरमेंट के 3 नंबर दिए हुए हैं। व्हीकल ए की कॉस्ट कितनी थी? 30,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2025 में बेचा है। 2025 में बेचा है। तो जब 2025 में बेचा है तो उस साल हम एसेट पे कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। बाकी 2 सालों की डेप्रीसिएशन तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले पार्ट में, 12,000। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 18,000। एक्सचेंज अलाउंस कितना मिला? डिस्पोजल अकाउंट बनाने का बोल देता तब भी सही था, डिस्पोजल अकाउंट भी बनाने के लिए नहीं बोला, कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एक्सचेंज अलाउंस मिला है 16,800 का। नेट बुक वैल्यू ज्यादा थी, एक्सचेंज अलाउंस कम का मिला, रिजल्टिंग इन लॉस ऑन डिस्पोजल। बहुत आसान पेपर है, 1-1 मार्क की रिक्वायरमेंट है ये 2018-17 के पास पेपर्स में। इस तरह की पहले भी रिक्वायरमेंट आ चुकी है, उसमें ज्यादा मुश्किल था नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करना, इसमें तो 1-1 साल है। वो 3 मार्क 4 मार्क की थी। एसेट का कॉस्ट का लेजर अकाउंट सबसे आसान होता है, प्रोविजन अकाउंट मुश्किल होता है, डेप्रिसिएशन निकालना। राइट, उसके भी 4 नंबर दे दिए। खतरनाक तो आएगा, आप माइंड बना के जाओ, देखो खतरनाक तो आएगा। लेकिन बेटा जो बोया है वो काटोगे। पूरे साल अगर आपने मेहनत की है, सीरियसली लिया है, मसला ही नहीं है पेपर का।
ये भी बच्चों वाली रिक्वायरमेंट, थ्योरी रिक्वायरमेंट भी आसान है। टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच आर अप्लाइड व्हेन नॉन करंट एसेट्स आर डिप्रिशिएटेड, मैचिंग एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कितनी दफा लिख चुके हैं, थ्योरी बुक में भी पूरा पूरा लिखा हुआ है। द रीजन फॉर चार्जिंग depreciation is to spread the cost of asset over its useful life so that revenue generated from use of asset can be matched against depreciation charged during the year। कंसिस्टेंसी तो पॉलिसी से रिलेटेड होता है। सेकंड इज प्रूडेंस। हाँ, ये लिख दो कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी डिप्रिसिएशन से रिलेटेड अडॉप्ट करो तो कंसिस्टेंट बेसिस पे चार्ज करो। Charging depreciation ensures that profit and the value of non-current asset are not overstated। दो दो मार्क का है, 2 मार्क तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताने के हैं, एक एक मार्क डेवलपमेंट के हैं, एक्सप्लेनेशन के, बस। कंपनी, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, कंपनी। एक ही पेपर में देखो, कंपनी भी आ रहा है, सिंगल एंट्री भी आ रहा है, कंपनी भी आ रहा है, सिंगल एंट्री भी आ रहा है। सिंगल एंट्री अगर 30 में आ गया, 15 मार्क्स में कंपनी जरूर आएगा। कंपनी अगर आ गया 30 में, फिर शायद सिंगल एंट्री तो 15 मार्क्स में नॉर्मली टेस्ट नहीं होता, फिर रेशोज वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी तो हर साल ही आ रहा है। ये तो अजम्पशन रखो ही नहीं कि मई जून में नहीं आएगा, मई जून में भी आएगा। और पेपर में है क्या आप लोगों के? द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनपीएलसी एट 1 जनवरी, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। 660,000 शेयर्स की वैल्यू है, और पार वैल्यू है 0.25। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। 2,640,000 शेयर्स हैं। प्रीमियम का बैलेंस है 175, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, रिटेन अर्निंग्स है, और टोटल इक्विटी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड December 2025 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ये सारे हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए हैं। प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड एट 740 फ्रॉम 880। कितने से डिक्रीज कर रहे हैं सर? 140,000 से डाउनवर्ड डिक्रीज कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? 110। रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल लेंगे, और बाकी 30,000 जिसका कोई नहीं है उसका रिटेन अर्निंग है।
बोनस इशू किया है, फ्री शेयर्स, 3 for every 5। जिनके पास 5 है उनको 3 शेयर्स मिलेंगे। तो शेयर्स हैं कितने? 2,640,000 शेयर्स हैं। 2,640,000 into 3 divided by 5. Company is issuing 1584,000 shares. ये शेयर्स हैं और शेयर्स की पार वैल्यू 0.25 है, तो टोटल वैल्यू कितनी है? 396,000 टोटल वैल्यू है। प्रीमियम में सिर्फ 175 पड़े हुए हैं, तो 396,000 में से 175,000 प्रीमियम से निकाल लेंगे और बाकी जो बच जाएगा 396 माइनस 175, 221,000 रिटेन अर्निंग से। शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा 396,000 से। शेयर्स की वैल्यू आती है यहां पर, क्वांटिटी नहीं। 1 सितंबर। डिविडेंड दिया है 0.02 ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट दैट डेट। तो पहले कितने शेयर्स थे? 2,640,000। 2,640,000 शेयर्स पहले थे और 1,584 और इशू कर दिए। तो शेयर्स हैं 4,224,000। 4,224,000 into dividend is 0.02, so this is 84,480। कब पे किया डिविडेंड हमने? 1 सितंबर को। राइट इशू किया है 1 share for every 3 shares in issue। The issued was 0.35 per share। 0.35 में पार वैल्यू के पैसे कितने हैं? 0.25। बाकी 0.10 का प्रीमियम है। तो शेयर्स हैं कितने टोटल? 4,224,000। और किया है हमने 1 for every 3। 1,408,000 के शेयर्स इशू किए हैं। पार वैल्यू से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। पार वैल्यू 0.25 है, विच इज 352,000। 1,408,000 into 0.10। एक सेकेंड बता रहा हूं बेटा। थर्टी फर्स्ट दिसंबर को प्रॉफिट दिया हुआ है 92,500।
660 plus 396 plus 352. This is 1408000. This is 140,800. This is 0. 367,000 minus 30,000 minus 220, 1,000. 84480 plus 92,500. This is 124,000. This is 1672820. सही, अमीन। सर, इफ यू आर सेट टू कैलकुलेट डिविडेंड विच इज गिवन एज अ परसेंटेज, तो डिविडेंड की वैल्यू अगर परसेंटेज में दी हुई है, प्रीमियम शामिल नहीं करेंगे मुस्तफा, प्रीमियम नहीं, फिर शेयर्स की टोटल वैल्यू, पार वैल्यू जो होगी शेयर्स की, डिविडेंड फिर हम इस वैल्यू पे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स पर, क्वांटिटी पे नहीं, वैल्यू ऑफ शेयर्स पे। परसेंटेज में जब डिविडेंड होता है, वैल्यू ऑफ शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है। भाई पेपर आसान हो मुश्किल हो, थ्रेशोल्ड की फिक्र किए बगैर काम किया करें। थ्रेशोल्ड आपने पढ़े हुए हो, आपके लिए पेपर मुश्किल हो आसान हो, आपका ग्रेड आ जाएगा। फिर एग्जामिनर ने कहा है एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस, एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस टू अ कंपनी ऑफ मेकिंग राइट इश्यू ऑफ शेयर्स रादर देन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो सर, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स का क्या एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू दी न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स? न्यू इश्यू जनरल पब्लिक को किए जाते हैं, तो एग्जिस्टिंग ओनर्स की जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन जब आप राइट इशू करते हो, तो दीज आर द शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसका मतलब द शेयर होल्डिंग विल रिमेन विद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल नॉट बी डाइल्यूटेड। दो एडवांटेजेस बताने हैं। खर्चा पब्लिक इशू में ज्यादा होता है, राइट इशू में खर्चा भी कम होता है। और मैंने आप लोगों को क्लासेस में राइट इशू वगैरह के एडवांटेजेस लिखवाए भी हैं। The ownership and control will stay with existing shareholders, which means ownership will not be diluted. As right issue means issue of shares to existing shareholders. The cost of issuing shares is low. In right issue, cost of underwriting and prospectus cost are underwriting of shares. Underwriting गारंटी को कहते हैं। एक्सप्लेन भी करना तो थोड़ा सा ज्यादा मेरी लिखती है हमने। Directors are considering creating a journal reserve. Explain one reason for creating journal reserve. Journal reserve का जो फंड है वो हम अगले साल फ्यूचर ईयर्स में डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर अनसर्टनिटीज के लिए रखते हैं पैसे सेट असाइड करके, ताकि इसको फ्यूचर ईयर्स में इस्तेमाल करेंगे। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, फ्यूचर अनसर्टनिटीज के लिए भी यूज हो सकते हैं।
15-15 मिनट में हमने दोनों क्वेश्चंस निकाले हैं, पेपर स्टार्ट किए हुए डिस्कशन के साथ 1 घंटा 15 मिनट हुआ है। स्पीड देखो थोड़ी सी रिलेटिवली बढ़ गई है। हाँ, फाइनेंसिंग ऑफ शेयर्स, बोनस इशू भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल। वैसे तो एएस में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है अमीन, तो लेकिन ये है कि आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट। It is the cost of issuing, cost of producing, issuing one extra unit of output. Variable cost is called marginal cost. Variable cost की definition लिख दें। डिपेंड अयान, अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक आपका वीक है तो पहले टॉपिकल करें। स्टेप्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टेप्ड कॉस्ट थोड़े दिनों पहले ही बताया है, द फिक्स कॉस्ट which remains constant up to certain level of activity and then increases by same proportion if output level exceed that limit. आप यूं भी लिख सकते हो, द फिक्स कॉस्ट विच इंक्रीजेस इन स्टेप इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट या स्टेप्ड कॉस्ट। 1 मार्क का है ना, इसलिए। सेलिंग प्राइस दी हुई है हम लोगों को। डायरेक्ट मटेरियल इज अवर वेरिएबल कॉस्ट, 3 kg एट $8 पर केजी, तो डायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल 24। लेबर 4 hours इंटू 12 इज 48। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? ये भी बहुत ही कोई ब्रेक इवन वाला क्वेश्चन दे दिया है यार। 72, 84 माइनस 72, 12 का कंट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ यूनिट्स 3600 है। फिक्स कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट पर मंथ निकालना है। अरे भैया, 1 मार्क वाली रिक्वायरमेंट के 3 नंबर। तो पेपर वाकई ही बहुत आसान है, क्योंकि इतना जल्दी हमने किया है ना, तो इसलिए पेपर का आइडिया भी लगा लो। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स लेस टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो, ये एक ऐसा लेवल है जिसको आप कह सकते हो दिस इज द परफेक्ट लेवल। इतना ही लेवल होना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चंस में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं कि यार, व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ टीचर्स एंड दे बिलीव दैट इट्स बीन लाइक, और ये चीज A2 में भी है। अब मुझे नहीं लगता किसी और सब्जेक्ट में इतनी डिफिकल्टी है जितनी डिफिकल्टी आजकल इस जगहों पे अकाउंटिंग में इंक्लूड कर दी है इन्होंने। एक तो कोर्स इतना लेंदी, फिर उसके बाद इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। दिस शुड बी अ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ पेपर। और पिछले 4-5 साल को आप देखो, 2020 के बाद से लेवल थोड़ा सा ऊपर हर साल होता जा रहा है। द डायरेक्टर्स हैव मेड द फॉलोइंग डिसीजंस। इंक्रीज लेबर रेट पर आवर बाय 5%। लेबर का वेज रेट अभी जो है वो $12 पर आवर है, इसको 5% से बढ़ाना है। 12.6 हो जाएगा। सेट अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 18,000। मेंटेन करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। प्रोडक्शन एंड सेल्स करंट लेवल पर ही रहेगी, दैट इज 3600।
Directors are aware that they will need to increase the selling price as a result of these decisions. Calculate the increase in selling price to achieve target profit. टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि टारगेट प्रॉफिट पर है। अब अपना टारगेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 18,000 का। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 28,260। क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है तो कंट्रीब्यूशन भी नया है। नंबर ऑफ यूनिट्स हमें पता है कितने हैं? 3,600। व्हाट इज अवर रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन? 18,000 प्लस 28,260 डिवाइडेड बाय 3,600, 12.85। न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है। लेस वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट सेम रहेगी। डायरेक्ट मटेरियल सेम है। 3 × 8 24। डायरेक्ट लेबर चेंज हो गया है। 4 आवर्स और वेज रेट पहले 8 होता था। सर मटेरियल है 3 × 8 24 और लेबर है 4 आवर्स। वेज रेट पहले होता था 12, अब कितना हो गया है? 12.6। दैट इज 50.4। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 74.4। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है कितना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12.85। तो क्या बैकवर्ड चलकर आप न्यू सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो? यस सर। वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। 87.25। बिल्कुल सही अलिशबा, मैं भी बैकवर्ड ही करता। मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बैकवर्ड ही करता हूं। मैं तो फॉर्मूले का प्रो ही नहीं हूं यार। ठीक कर रही हो अलिशबा। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, तो हमें इंक्रीज बताना है कि इंक्रीज कितना है। ओल्ड सेलिंग प्राइस कितनी थी? 84। न्यू है 87.25। $3.25 का इंक्रीज है। आंसर इज 3.25। बैकवर्ड वर्किंग करके भी कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस को एक्स रख लें, वेरिएबल कॉस्ट पता है, कंट्रीब्यूशन अननोन है, प्रॉफिट से बैकवर्ड चल लो, बिल्कुल ठीक है। मैं तो फॉर्मूले का बिलीव ही नहीं करता हूं। 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 30 में से 20 तो आ गए। ऑप्शंस पे आ गया। एट अनदर फैक्ट्री। पिछली फैक्ट्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
A different product is made. The following information is available. Selling price 28 है, वेरिएबल कॉस्ट 9 प्लस 12 21 है. कंट्रीब्यूशन 7 का है. 8,000 यूनिट्स बनाते हैं पर मंथ. फिक्स कॉस्ट पर मंथ 28,600. फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, तो इसका मतलब फुल कैपेसिटी है 8,000 यूनिट्स बनाना. 8,000 यूनिट्स बनाना हमारी फुल कैपेसिटी है बेटा. Directors have been informed of a large increase in direct material cost of 50% per unit. अभी मटेरियल $9 का है, 50% रेट बढ़ने के चांसेस हैं. इसका मतलब मटेरियल $13.5 का होने वाला है. जैसे पेट्रोल बढ़ने के चांसेस है, पता है ईरान में वॉर चल रही है, अब खत्म होगी तो कम होने के चांसेस हैं, लेकिन एक्सकलेट हो गई अगर वॉर, तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगे. तो पता है हमें कि भाई 50% मटेरियल में इंक्रीज आने वाला है. दे आर कंसिडरिंग टू ऑप्शंस. अब इसको ओवरकम करने के लिए दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन, प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर दो, डंडी मारना शुरू कर दो. 20% लेस मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 यूनिट. $9 का मटेरियल लगता था, प्राइस बढ़ने के बाद 1 यूनिट पर $13.5 का मटेरियल लगेगा. लेकिन अब ये 20% कम हो जाएगा क्योंकि यूज कम होगा. तो न्यू रेट पे 20% करना है, क्योंकि मटेरियल तो बढ़ना ही है लेकिन कंजम्पशन 20% कम हो जाएगी. तो 13.5 माइनस 2.7, 10.8. 10% बैटरी रह गई है. कोशिश करना है उससे पहले पहले पेपर खत्म हो जाए. 5% पे जाएगी तो फिर चार्ज पे लगाएंगे बेटा. इंक्रीज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग बाय 4,000. फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी. एडवर्टाइजिंग इज द फिक्स कॉस्ट 4,000 की, जिससे डिमांड शुड इंक्रीज बाय 10%. तो डिमांड तो 8,000 है और यही हमारी फुल कैपेसिटी है. तो अगर 8-10% से डिमांड बढ़ जाएगी तो न्यू डिमांड इज गोइंग टू बी 8,800 यूनिट्स. फैक्ट्री कैन ऑपरेट इन ओवर टाइम. तो कितने यूनिट्स ओवर टाइम में बनेंगे? 800 यूनिट्स ओवर टाइम में बनाने पड़ेंगे. और ओवर टाइम में वेज रेट लेबर का 40% ज्यादा होगा. लेबर कितने ले रहा है पैसे अभी? 12. 8,000 यूनिट्स के ऊपर तो 12 ही लेगा, लेकिन 800 यूनिट्स के ऊपर 40% एक्स्ट्रा लेगा. 12 का 40% क्या है? 4.8. लेकिन ये सब पे नहीं होगा, ये सिर्फ 800 एडिशनल यूनिट्स पर होगा. ऑप्शन ए का प्रॉफिट निकालना है. नॉर्मल कैपेसिटी में 8,000 यूनिट्स हैं. ओवर टाइम में 800 यूनिट्स हैं. दोनों की कॉस्ट अलग अलग है तो दोनों का प्रॉफिट भी अलग अलग निकलेगा. चार्जर. चार्जर विथ एक्सटेंशन.
तो लेट्स कैलकुलेट गाइस। सेलिंग प्राइस वही रहेगी, नॉर्मल कैपेसिटी में आप बनाओ या वैसे बनाओ, सेलिंग प्राइस वही रहेगी। कितनी है सेलिंग प्राइस? 28। प्राइस नहीं बढ़ा रहे, राइट? वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल बढ़कर $13.5 हो गया था, बट हम अब डिजाइन चेंज कर रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, कम मटेरियल लगाएंगे। और जब मटेरियल हम कम लगाएंगे तो मटेरियल की कॉस्ट हमारी $10.8 हो जाएगी। ओवर टाइम में भी मटेरियल की कॉस्ट 10.8 है, और नॉर्मल कैपेसिटी में भी 10.8। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के बारे में एग्जामिनर ने बताया है कि डायरेक्ट लेबर नॉर्मल कैपेसिटी में तो लेबर को हम $12 पे करते हैं, राइट? वी पे $12 टू लेबर। बट ओवर टाइम में लेबर को 40% ज्यादा देंगे। तो जब लेबर को 40% ज्यादा देंगे तो दैट वुड बी 16.8। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, $28 minus 10.8 minus 12, this is going to be 5.2. 28 minus 10.8 minus 16.8, this is going to be 0.4. Multiply by number of units, 8,800। टोटल कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट। कितनी थी पहले फिक्स कॉस्ट? जानी लोग, व्हाट वाज द फिक्स कॉस्ट अर्लियर? सर पहले जो फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी थी? सर फिक्स कॉस्ट थी 28,700, और फिर 4,000 से फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। $32,700। प्रॉफिट 9,220। 7 मार्क्स दे दिए हैं, पहले 4-4 मार्क्स की इस तरह की रिक्वायरमेंट आती हैं। अल्लाह करे अब से ऐसे ही पेपर आए आप लोगों का भी यार।
ठीक है बेटा, हो गया। ऑप्शन टू, ऑर्डर ऑल डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम अ न्यू सप्लायर। मटेरियल महंगा कर रहा है हमारा सप्लायर, तो सप्लायर चेंज कर लो। मेंटेन करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। करंट लेवल का मतलब 8,000 यूनिट्स ही बनाएंगे। कितने यूनिट्स बनेंगे? 8,000 यूनिट्स ही बनेंगे सर। वी विल बी मेकिंग सेम 8,000 यूनिट्स। सप्लायर विल चार्ज द इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट। इंक्रीज कॉस्ट ही चार्ज करेगा हमारा सप्लायर, $13.5 का। बट बोलता है कि 30% डिस्काउंट दे दूंगा क्योंकि तुम बल्क में खरीदोगे। तो रेट उसका भी $13.5 ही होगा, लेकिन वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए नहीं कि घटिया क्वालिटी का मटेरियल दे रहा है, इसलिए क्योंकि वो हमें कह रहा है अब तुम हमसे बल्क में खरीदो। 4.05 से कम हो जाएगी कॉस्ट। दैट इज गोइंग टू बी 9.45। आसान है ये तो। Selling price is going to be 28। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज 9.45। डायरेक्ट लेबर वुड रिमेन सेम। Labor would remain same at 12। It will change contribution per unit। This is 6.55। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। तो ये चार्ज पे लगता है और सारी पेन की ग्रिप जो है ना खराब हो जाती है। खैर, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं सर? 8,000 हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे। वी विल स्टे एंड वर्क एट 8,000 यूनिट्स सेम लेवल पर। फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगी। This is 52,400। And now we have a fixed cost। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, दैट इज 28,700। प्रॉफिट 23,700। ऑप्शन वन के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और दो, ऑप्शन वन में हम ओवर टाइम करवा रहे हैं, मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, क्वालिटी अपने प्रोडक्ट की गिरा रहे हैं। कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा गाइस, के कैलकुलेशन सारी सही है। डन है किड्स? एग्जामिनर कह रहा है कि ऑल डायरेक्ट मटेरियल आर ऑर्डर्ड फ्रॉम वन सप्लायर।
under option 1, under option 1, just in time method of inventory control is used. ऑप्शन 1 में हम जीआईटी फॉलो कर रहे हैं. जीआईटी मींस जस्ट इन टाइम, जहां पर इन्वेंट्रीज हम अपने पास नहीं रखते, बल्कि जैसे ही हमें प्रोडक्शन की जरूरत होती है उस वक्त हम इन्वेंट्रीज ऑर्डर करते हैं. राइट, पूरी वर्किंग हम लोग उस वक्त बैकवर्ड करते हैं, सॉरी, इन्वेंट्री अपने पास कम से कम, दैट मीन जब इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है उस वक्त ऑर्डर करते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज जस्ट इन टाइम फॉर ऑप्शन बी, और जाहिर सी बात है ऑप्शन बी में हमें बल्क में लेना पड़ेगा, जिससे वेयर हाउस कॉस्ट वगैरह भी बढ़ जाएगी. Advise director which option they should choose. Justify your answer by discussing both financial and non-financial factors. सबसे पहले ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 में हम लोग अपने पास इन्वेंट्री कम से कम होल्ड कर रहे हैं. जस्ट इन टाइम मेथड, no inventories will be held. Therefore, no working capital will be tied up. And there will be no warehousing cost. However, altering the design of the product to save material may not be welcome by customers. Advertising will improve brand image and supplying higher output means greater market share. In overtime, the morale of workforce may be low and they may compromise on quality. The business is also earning lesser profit in option 1. कैसा? ऑप्शन 2. Changing a supplier means business needs to ensure
टाइमली डिलीवरी, quality of material, and needs to negotiate credit terms. Also, reliability of new supplier needs to be considered. Material will be obtained in bulk, which will increase its chances of going damaged, obsolete, outdated. Also, labor needs to be trained to use न्यू क्वालिटी और न्यू टाइप ऑफ मटेरियल। वैसे मटेरियल की टाइप तो वही है, पता नहीं, ट्रेनिंग तो हमें पहले वाले में भी देनी पड़ सकती है क्योंकि प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज हो रहा है। और फिर ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद नीचे आपने अपनी एडवाइस लिखनी है। मेक श्योर कि यू आर यूजिंग 3 पॉइंट्स ईच। Yes, training needs to be taken for the new material usage. न्यू मटेरियल है, नया सप्लायर है, अब मटेरियल नया है पुराना है पता नहीं है ना, राइट। लेकिन नया जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो उसमें लेबर को ट्रेन करना पड़ेगा। हम्म। प्रॉफिट कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। 23,700 -9,220, 14480। Profit under this option is $14480, higher than option 2। शायद ऑप्शन नंबर 2 में हमारा इसका पॉइंट, लेकिन हमने फिर भी रिलेटिव भी ज्यादा पॉइंट्स बेहतर शो किए हैं। मुस्तफा यासीन, क्या कह रहे हो आप? सही आपने बोला हुआ, बिल्कुल ठीक बोला हुआ है मुस्तफा, ठीक बोल रहे हो। ठीक है गाइस, तो 1 आवर, वैसे तो हमने इतनी डिस्कशन भी की है एंड एवरीथिंग, लेकिन विद इन 2 आवर्स, लेस देन 2 आवर्स में हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। 9:03 9:04 पे मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी। शुरू का अपना यूजुअल भाषण जो मैं देता हूँ वो आप लोगों को दिया था, और उसके बाद पेपर स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये ऐसा पेपर है जो डिस्कशन के साथ आपकी क्वेरीज को एड्रेस करके भी हमने 1 आवर 45 मिनट्स में खत्म कर लिया है। राइट किड्स? तो बेहतर ये है कि जो नेक्स्ट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे वो प्लीज एडवांस में सॉल्व करके आइएगा, ताकि यहाँ पे सिर्फ चेकिंग आप लोग कर सको कि कैसे चेक करना है, और आप लोग अपनी मिस्टेक्स को देख सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें गाइस। टेक वेरी गुड केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।